हेलो एंड वेलकम बैक टू जेपी इंग्लिश गुरु। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश, मेरे साथ है अश्मित। प्रैक्टिस की का टाइम हो गया है। तो आइए करते हैं शुरुआत। पहला इमेज, वैसे आज का पूरा डिस्कशन अश्मित होने वाला है वर्ब्स पे, लेकिन फिर भी ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों के जहन में, तो मुझे लगा इसके बारे में पहले एक बार बात कर लेनी चाहिए। आपके सामने दो इमेजेस आ रहे होंगे, आपको देखना है इनको ध्यान से और बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, अ रोड विथ ट्रीज ऑन ईदर साइड, ये कौन से इमेज में ज्यादा अप्रोप्रिएट आपको लगता है कि ये वाला स्टेटमेंट बैठेगा? राइट वाले में। राइट वाला? ये साइड में जो है, जिस तरफ जिसमें दोनों तरफ पेड़ हैं वो वाला, या फिर जिसमें एक तरफ पेड़ है वो वाला? जिसमें दोनों तरफ पेड़ है। लेकिन लिखा हुआ तो ईदर साइड। अच्छा, यही तो है। देखिए, बता दीजिए। ये मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत हम्म, लोगों को लगता है कि जब कभी भी आप ईदर और का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि या तो इस तरफ या उस तरफ। अगर यहां पर ईदर और का इस्तेमाल, उस पूरे कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हुआ होता, तो उस केस में आप कहते ईदर ऑन वन साइड और द अदर साइड। लेकिन यहां पर जब आप ईदर साइड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मतलब होता है दोनों तरफ। हम्म, तो जब कभी भी आपको ईदर साइड, और ये मैं अभी कुछ ही टाइम पहले एसएससी का एक पेपर निकाल कर देख रहा था, उसमें ये वाला सवाल आया हुआ था। पूरा पहले एक कॉन्टेक्स्ट सेट करके आपको देंगे और समझाएंगे कि पेड़ एक ही तरफ है, सॉरी दोनों तरफ है। अब बताइए कि ये फ्रेज सही है या नहीं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि ईदर साइड का मतलब एक तरफ नहीं, दोनों तरफ होता है। हम्म, ठीक है, आइए करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। टॉपिक है हमारा वर्ब्स। तो हम बाकी दिनों की तरह आज हम सीधा ही क्विज नहीं करेंगे। हम पहले समझेंगे कि कॉन्सेप्ट है क्या जिसपे ये पूरा क्विज होने वाला है। तो हम बात करने वाले हैं ऐसे वर्ब्स की जो बेस्ड ऑन फंक्शंस होते हैं। अब इनकी तीन टाइप होते हैं। पहला, एक्शन वर्ब, जैसे कोई भी एक्शन हो, रन, जंप, वर्क, थिंक। इनका मतलब ये होता है कि या तो कोई मेंटल या कोई फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, तब जाकर आप फिजिकल सॉरी एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इनमें आप इनके सारे ही वर्ब फॉर्म्स होते हैं, चाहे वो ईडी हो, ईडी कहने का मतलब यहाँ पे उनका पास्ट फॉर्म हो गया, या फिर उनके आईएनजी फॉर्म की बात हो, वो सारे ही होते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं स्टेटिव वर्ब्स की, तो इनका मतलब होता है एक ऐसे इस तरह के वर्ब जो कि एक स्टेट ऑफ बीइंग या एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हो। इसको काफी हद तक आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, उनकी तरह सोच सकते हैं, उनसे जोड़ के देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि ऐसे वर्ब्स जब भी आपके सामने आए, तो आपको यह सोचना है कि आप या तो वो काम करते हैं या फिर वो काम नहीं करते हैं। आईएनजी फॉर्म या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म इनका होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं आई बिलीव इन गॉड, तो आप ये नहीं कह सकते आई एम बिलीविंग इन गॉड, क्योंकि ये एक ऐसा एक्शन है कि या तो आप भगवान में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप अभी कर रहे हैं। तो बिलीव हो गया, सीन हो गया, ट्रस्ट हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, एनवी हो गया। तो इस तरह के जितने भी इमोशन से रिलेटेड वर्ब्स होते हैं ना, उनमें आप हमेशा आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और जो तीसरा टाइप है वो बहुत ही कॉमन है, आई एम श्योर आपको पता भी होगा। इनको कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स, जिसका मतलब होता है कि बस जब आप सब्जेक्ट को एक किसी नाउन के साथ लिंक करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं समवन इज अ डॉक्टर, तो यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहां हम्म, पर कोई इमोशन की बात नहीं हो रही है। यहां बात हो रही है इन लिंकिंग वर्ड्स की या लिंकिंग वर्ब्स की, कि बॉस कोई एक इंसान है जो कि एक डॉक्टर है। हम्म, क्लियर है? हाँ, अब यहां पर भी लिंकिंग वर्ब्स में भी आपको ये अवॉइड करना है कि मतलब मल्टीपल वर्ब्स को एक साथ नहीं इस्तेमाल करना है। तो वो तो बहुत ही आसान है, वो बचपन से हम लोग सीख रहे हैं। लेकिन बाकी दोनों में कोई कंफ्यूजन है या नहीं है, आइए देखते हैं, इस क्विज से पता चल जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग जब खत्म हो गई, वी डिसाइडेड टू डैश द न्यू प्रपोजल, या फिर द न्यू प्रोजेक्ट प्रपोजल।
तो हमने क्या डिसाइड किया? हमने एनालाइज करने का डिसाइड किया, हंसने का डिसाइड किया, या फिर भागने का डिसाइड किया? क्या लगता है यहाँ ऑप्शन ए। पर? ऑप्शन ए। ये तो बेहद आसान था। वैसे आप ऑप्शन ए तक कैसे पहुंचे? उसका मीनिंग जो है न्यू प्रोजेक्ट एनालाइज, कि एनालाइज हम करना उसको मतलब विश्लेषण करना, उसको ध्यान से समझना, उसकी बारीकियों को समझना। उस केस में आप एनालाइज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आसान ये क्यों हो गया था? देखिए, डिसाइडेड पहले ही आ चुका है, उसके बाद हमें टू भी मिल गया है, तो हमें पता है कि जब वर्ब के साथ जब टू आ चुका है तो हमारा बेयर इंफिनिटिव है, उसके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर लाफ और रन आगे के अलग दो ऑप्शंस में लाफ और रन होते तो शायद सोचने का मौका भी मिलता, लेकिन यहाँ पर तो हमें पता है कि टू के बाद आईएनजी फॉर्म तो आने से रहा। तो इस वजह से ऑप्शन ए एक बेहद आसान चॉइस था। आइए देखते हैं अगला। माई पेरेंट्स डैश देयर एनिवर्सरी एवरी ईयर विद अ बिग पार्टी। My parents celebrate their anniversary, are celebrating their anniversary, or celebrated their anniversary. क्या लगता है? आर सेलिब्रेटिंग, बी। Are celebrating? हम्म। Okay. तो देखिए यहाँ पर दो सेंस में इसका इस्तेमाल हो सकता है। जब आप कहते हैं कि माय पेरेंट्स आर सेलिब्रेटिंग, कि मतलब सेलिब्रेशन अभी हो रहा है, राइट? जब आप कह रहे हैं कि कोई भी काम इज इन प्रोग्रेस एट द मोमेंट, उस केस में भी आप आर सेलिब्रेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए आप कहते हैं आई एम गोइंग टू द मार्केट, मतलब आप अभी हो सकता है मार्केट जा रहे हो। और दूसरा इसका सेंस ये होता है कि नियर फ्यूचर में वो एक्शन होने वाला है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा होता कि माय पेरेंट्स आर सेलिब्रेटिंग देयर एनिवर्सरी दिस ईयर, तो मतलब जल्दी ही इस साल जब उनकी एनिवर्सरी आएगी, तो आर सेलिब्रेटिंग का मतलब वो फ्यूचर वाला सेंस दे रहा है, बेशक वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। लेकिन यहां पर लास्ट में एक पार्ट आ गया है, एवरी ईयर, हर एवरी। साल। हम्म। तो अब बताइए, क्या अब भी आप स्टिक करना चाहेंगे ऑप्शन बी के साथ? नहीं, कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे फिर? सेलिब्रेट। सेलिब्रेट बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि ये एक पैटर्न बता रहा है। एक सेट फ्रीक्वेंसी के बाद ये एक्शन रिपीट होता है हर साल। तो इसी वजह से ऐसे केसेस में आप सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे फ्रेजेस, कुछ एक ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर लिया जाएगा जो कि आपको क्लियरली इंडिकेट करेगा कि यहां पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे यहां पर एवरी ईयर आ गया, या फिर ऑलवेज आ जाएगा, या फिर डेली आ जाएगा, एवरी डे आ जाएगा। तो इन सारे ही फ्रेजेस को ध्यान से देखना है। और अगर ये आ गए तो आपको ये समझ लेना है कि बॉस, ये कोई एक ऐसा एक्शन नहीं है कि जो कि अभी हो रहा है या फिर पास्ट में हो रहा था। ये एक ऑनगोइंग पैटर्न है, और एक सेट फ्रीक्वेंसी के बाद ये हमेशा रिपीट होगा ही होगा। तो इस वजह से वहां पर सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हम्म। फिर आता है हमारा अगला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन रादर। शी ऑलवेज ट्राइज टू dash a compromise in difficult situations। ये जो मोहतरमा है वो क्या करती हैं? हमेशा कोशिश करती हैं कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो तो उसमें वो कॉम्प्रोमाइज करती हैं। तो क्या, कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑब्वियसली वो कॉम्प्रोमाइज को खा थोड़ी सकते हैं और ना ही तैर सकते हैं उसमें, तो नेगोशिएट। ये ऑप्शंस बहुत ही ऑकवर्ड है, और इसमें समझ पाना बेहद आसान था। नेगोशिएट करना मतलब अ, यहाँ पर मोल भाव वाला सेंस नहीं है। मोल भाव करना, आप जैसे मान लीजिए किसी वेंडर से कुछ खरीद रहे हैं और उससे आप जो उन्होंने प्राइस कही है उससे आप अग्री नहीं करते हैं, तो वहां पर आप बार्गेन या नेगोशिएट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी भी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब में जाते हैं, तो वहां पे जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती हैं उनमें आप कुछ ट्वीक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसमें कुछ बदलाव किए जाएं, तो उनको भी नेगोशिएट, उस सेंस में भी नेगोशिएट का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर नेगोशिएट का मतलब हो रहा है कि एक बीच बचाव करते हुए एक बीच का रास्ता निकालना। जब कभी भी डिफिकल्ट सिचुएशन होता है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हुए एक बीच का रास्ता निकालने वाली बात। अल्टीमेटली बात वही है कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पर दोनों ही पार्टीज अग्री कर जाएं। फिर आता है हमारा अगला स्टेटमेंट। शी डैश हर कॉफी ब्लैक
but today she dashed a cappuccino. Drinks is drinking. फिर आता है is drinking drinks. Drank is drinking and has drank has been drinking. क्या लगता है इसमें? अब पहला ऑप्शन जो है, पहला ब्लैंक स्पेस है, उसमें कौन सा फिल करेंगे? उसी से पूरा आपको आसानी से आप समझ पाएंगे कि क्या सही होना चाहिए। ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्यों भाई ऑप्शन ए क्यों मार्क करा आपने? लॉजिक बताइए। मैंने इसका ट्रांसलेट करके उसके बाद मैंने हाँ, तो बनाया ट्रांसलेट इसको। जब आपने करा तो आपको क्या लगा कि एक पैटर्न की बात हो रही है कि वो हमेशा ब्लैक कॉफी पीती हैं, लेकिन आज के दिन आज वो कॉफी कैपेचिनो पी रही हैं। शी इज हाँ। ड्रिंकिंग हर कॉफी ब्लैक, बट टुडे शी, यहाँ पर अ, अगर देखिए बेशक कॉन्टेक्स्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पूरे सेंटेंस के सेंस को अगर आप देखते हैं तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पर टुडे शी ड्रिंक्स अ कैपेचिनो, दैट ऑब्वियसली वुड नॉट मेक सेंस, क्योंकि आप एक सेट एक्शन की बात पहले कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि लेकिन ऐसा नहीं है, आज वो कैपेचिनो पीती है, तो वो ऑकवर्ड स्ट्रक्चरिंग हो जाएगा। शी ड्रैंक हर कॉफी ब्लैक, तो वो हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है कि पास्ट और प्रेजेंट की दुश्मनी है, एक सेंटेंस में एक साथ आप दोनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हैज ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, राइट? ड्रंक। तो उस पॉइंट ऑफ हाँ। व्यू से अगर हम देखें तो ऑप्शन डी तो इनकरेक्ट टू द कोर है। तो अगर आपको लगता है कि ऑप्शन डी हमने क्यों नहीं पिक करा ऑडियंस के लिए, तो बस ऑप्शन डी तो कहीं से भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि हैज के साथ आप हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ ड्रंक होता तो हम एक बार को सोच भी सकते थे, लेकिन वो कहीं से भी अप्रोप्रिएट नहीं होता। आइए देखते हैं अगला सवाल। इट्स इंपॉर्टेंट dash your goal before starting any project. It's important to sleep your goal, it's important to discuss your goal, it's important to fly your goals. ऑप्शन बी। काफी आसान है ना आज का क्विज? आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। वी डैश द न्यूज वेरी शॉकिंग लेटली, we find the news very shocking lately, we have been finding the news very shocking lately, we are finding or we were finding। क्या लगता है? फाइंड। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्यों ऑप्शन ए क्यों? वी आर फाइंडिंग द न्यूज वेरी शॉकिंग लेटली क्यों नहीं? मुझे नहीं लगा बस। देखिए गट फीलिंग वाली बात अच्छी होती है, हमेशा कोशिश करिए अश्मित, क्योंकि अब एग्जाम में थोड़ा ही टाइम बचा है, तो आपको हम हमेशा हाँ। इस चीज पर भी फोकस करना है कि लगने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ लॉजिक क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्यों हम फाइंडिंग, आर फाइंडिंग का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो पहला जैसे हमने बताया, हमने डिस्कस करा कि जब कभी भी आप स्टेटिव वर्ब्स की बात करते हैं तो उनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। तो फाइंड के साथ वही एक एक प्रॉब्लम वो है कि आप फाइंडिंग नहीं, अगर आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं तो आप लुकिंग फॉर, सर्चिंग, इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तो वो लॉजिक है ही, उसके साथ साथ जब आपने लेटली का इस्तेमाल कर दिया, मतलब हाल फिलहाल में जितने भी न्यूज मिल रहे हैं वो थोड़े शॉकिंग मिल रहे हैं, तो कहने का सेंस ये है, इस वजह से ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। The team needs to dash the data to identify any pattern on trends. The team needs to dancing, jumping, evaluate. ऑप्शन सी। Option C is the right answer. Obviously, option A और B में तो कोई सेंस ही नहीं बनता। Evaluate करना आपको डेटा को, कोई पैटर्न या ट्रेंड है तो उसके लिए आप एनालाइज या इवैल्यूएट करते हैं, आप समझते हैं उसको डिटेल में, तो उसको उसके लिए आप इवैल्यूएट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है द चिल्ड्रन डैश द प्ले ग्राउंड व्हेन इट्स सनी। द चिल्ड्रन लव द प्ले ग्राउंड, आर लविंग द प्ले ग्राउंड, लविंग द प्ले ग्राउंड और लव्ड द प्ले ग्राउंड व्हेन इट्स सनी। लव। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर
फिर से वही लॉजिक है कि आप पहला तो ये हो की गया कि आई एम सॉरी। इमोशन की बात हो रही है इसमें, इसलिए आईएनजी का फॉर्म नहीं एग्जैक्टली, है। तो लविंग का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और लोग बोलेंगे कि लव्ड हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते यहाँ पर। तो बॉस, ये ऐसा नहीं है कि पास्ट में ही सिर्फ बच्चे जब धूप होती थी तो उसको पसंद करते थे। ये फिर से एक पैटर्न की बात हो रही है, तो ऐसे में आपको प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आता है, प्लीज रिमेंबर टू सिंग द रिपोर्ट, प्रूफ रीड द रिपोर्ट और साइकिल द रिपोर्ट बिफोर सेंडिंग इट टू द क्लाइंट। जब कभी भी आपको रिपोर्ट भेजना हो क्लाइंट को, तो उसके पहले ध्यान रखिएगा क्या करने का, गाना गाने का, प्रूफ रीड करने का या फिर साइकिल करने का। ऑप्शन बी। क्या होता है प्रूफ रीड का मतलब? क्या कहते हैं उसको, बता रहे हैं। ठीक से हमको पता नहीं है वैसे, थोड़ा मोड़ा इसके बारे में पता। ओके, ध्यान से तो देख। प्रूफ रीड करने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल लिखा, लेकिन हो सकता है ना लिखते हुए आपने कोई टाइपोग्राफिकल एरर कर दिया हो, कोई स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया हो, कोई पंक्चुएशन का एरर हो गया हो। तो ऐसे में, और प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे ब्रेन्स इतना ज्यादा सिंक में चलते हैं हमारे हाथ के साथ और हमारी आंखों के साथ, कि हम पढ़ते सही हैं, कई बार ऐसा होगा। और ये बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जहां पर ऐसे एक्सरसाइजेस मिलेंगे आपको जो बताते हैं कि बस आप, आपका दिमाग पहले कुछ एक वर्ड्स और सॉरी कैरेक्टर्स और आखिरी के कुछ एक कैरेक्टर्स को देखकर, अगर स्पेलिंग एरर है भी तो भी आपको उसको देखने ही नहीं देता। आपका पूरा हम्म। फोकस सिर्फ इस बात पे चला जाता है कि हाँ ये वर्ड लग रहा है तो ये सही ही होगा। तो ऐसे में अ, एक एक दूसरा पर्सपेक्टिव, एक लोग जो नेटिव्स होते हैं वो अक्सर बोलते हैं, आई नीड अ फ्रेश सेट ऑफ आईज। मतलब क्या, कि एक एक दूसरा इंसान जब उसको देखेगा तो उसका नजरिया अलग होगा। वो बिल्कुल बारीकी से शायद देखने की कोशिश करे, क्योंकि वो उसने खुद नहीं लिखा है। तो एरर के चांसेस काफी कम हो जाएंगे, मिटिगेट हो जाएंगे। तो इस वजह से प्रूफ रीड उस प्रोसेस को कहते हैं जहां पर जो पहले किसी ने लिखा हुआ है, आप उसको वापस से पढ़ते हैं, समझते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, वी शुड डैश अ प्लान बिफोर इंप्लीमेंटिंग एनी changes. We should ski a plan, we should develop a plan, or we should play a plan. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, क्यों? स्की क्यों नहीं है? इसकी तो, वो तो क्या कहते हैं, वो तो एक खेल है ना। एग्जैक्टली, जो स्कीइंग करते हैं, जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं उन पे वो जाते हैं, और वो स्की पोल्स होते हैं, उसके हेल्प से वो फिर स्लाइड करते हैं। तो वो एक गेम है। और ऑब्वियसली वी शुड प्ले अ प्लान। आप कभी भी प्लान को खेलते नहीं है इंप्लीमेंट करने से पहले, तो इस वजह से प्ले इज नॉट द अप्रोप्रिएट आंसर ईदर। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ही इज गोइंग टू डैश द न्यू सॉफ्टवेयर टू सी इफ इट मीट्स आवर रिक्वायरमेंट्स। वो क्या करेगा, नए सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेगा, देखेगा या पास करेगा, ये देखने के लिए कि वो हमारे रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है या नहीं, वो जो हमारी जरूरतें हैं वो पूरी होंगी या नहीं। तो क्या लगता है क्या होना चाहिए सही आंसर यहाँ पर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ही इज गोइंग टू टेस्ट द न्यू सॉफ्टवेयर। एग्जैक्टली। फिर आता है, बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, कोई भी फैसला लेने से पहले, लेट्स डैश द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑप्शन। Let's shop the pros and cons, let's weigh the pros and cons, and let's garden the pros and cons. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, क्यों भाई? आप प्रोज एंड कॉन्स का अगर मैं लिटरल ट्रांसलेशन करूं तो कुछ ऐसा आएगा, नफा नुकसान। तो नफा नुकसान आप तोल सकते हैं क्या? लेकिन ये कॉमन एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है कि आप समझ लीजिए कि आगे क्या इसके फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो आंसर सही था। और वे बिल्कुल सही अप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ पर। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन, आई डोंट डैश दिस फोन एनी मोर। आई डोंट वॉन्ट this phone anymore, I don't want this phone anymore, I don't wanted this phone anymore.
or I don't wanting this phone anymore? क्या लगता है आपको सही आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाजत, रादर हम दोनों लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा, और कमेंट उसका तो हमें इंतजार रहता ही है। मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।